शबीर ने हाफिजाबाद में एक ऐसी औरत को देखा है जिसके घर वाले उसके लिए किसी रिश्ते की तलाश में थे। शब्बीर ने एक दिन देखा कि एक औरत किसी शख्स के साथ मोटरसाइकिल पर सफर कर रही थी। फिर मोटरसाइकिल सवार ने उसे एक बड़ी दुकान के सामने उतार दिया और खुद मोटरसाइकिल लेकर आगे चला गया। औरत मोटरसाइकिल से उतरकर दुकान में घुस गई, जहां एक और शख्स बतौर ग्राहक हार्डवेयर का कोई सामान खरीदने की कोशिश कर रहा था। जी, क्या चाहिए आपको? जी, मुझे पेंट चाहिए था एक छोटे कमरे के लिए। कैटलॉग ले लें आप, अंदर कलर है, पसंद कर लें आप। औरत आगे बढ़ी और पेंट देखने लगी। वहां एक शख्स और भी मौजूद था जो रंग के डब्बों को देख रहा था। सुने, ये वाला उठा के दीजिएगा, सामने जो रखा हुआ है ये कौन सा? ये वाला सामने जो है। मैं हट जाता हूँ, आप उठा के देख लीजिए। हाँ, नहीं आप मुझे नहीं ये वाला दे दीजिए, ये चाहिएगा। ठीक है। वैसे ये तो है लेकिन ये कुछ खास नहीं है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है। अच्छा, तो फिर कोई अच्छी क्वालिटी का हो तो बताइए। लेकिन ये जो कलर है ना, ये सबसे अच्छा है। हाँ, लेकिन ये महंगा भी तो होगा। नहीं, महंगा तो है लेकिन आपको करना कहाँ है? वो कुछ मेहमान आ रहे थे, एक छोटे से कमरे के लिए चाहिए था। अच्छा अच्छा। वैसे आप यहीं आसपास में रहती हैं? जी नहीं, थोड़ा सा दूर ही रहती हूँ। और आप? मैं भी दूर से ही आया हूँ, लेकिन आते इसी दुकान पे। हाँ, मैं भी पहली दफा ही आई हूँ, वो भी भाई के साथ जिद करके। वरना कोई भी चीज भाई से मंगवाओ वो उल्टे सीधे ही उठा कर ले आते हैं। तो मतलब भाई की शादी हो रही है? नहीं, अम्मी से तो मैं कई दफा कह चुकी हूँ कि भाई की शादी करते हैं, और वो मानती ही नहीं है। क्यों? वो कहती है कि पहले तुम्हारी शादी होगी, उसके बाद भाई। तो फिर आपके लिए ढूंढ रही होंगी आपकी अम्मी? जी, ढूंढ रहे हैं। और अगर आपने ढूंढ लिया तो? भाई साहब, वो वाला बताइएगा कितने का है? ये 3000 रुपए का है। लेके कैसे जाएंगी? वो मैं अभी भाई को फोन कर देती हूँ, वो यहीं कहीं हूँ। वो रहे मेरे भाई, वो सामने खड़े हैं। अच्छा, चले मैं आपको कन्वेंस करवा देता हूँ। चलिए। ठीक। औरत उस आदमी की बात काटकर दुकान के काउंटर पर पहुंच गई और फिर उसने रंग का डब्बा खरीद लिया। औरत मुस्कुरा दी और फिर आदमी ने रंग का डब्बा उठा लिया। ये कौन है पारस? आपकी बहन कलर खरीद रही थी तो सोचा उनकी थोड़ी मदद कर दूं। अच्छा 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 भाई, बहुत शुक्रिया। असल में मैं जमींदारी करता हूँ और ये मेरा नंबर रख लें, किसी किस्म का कोई भी काम हो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है भाई, बहुत अच्छी। ये मुझे चलो। औरत अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर जाने लगी तो उसने मुस्कुराकर काशिफ को देखा और फिर निगाहों से ओझल हो गई। काशिफ को पारस अच्छी लगती थी, बीवी से तलाक हो चुकी थी और अब वो दूसरी शादी करना चाहता था। काशिफ ने पारस के भाई से दोस्ती कर ली थी और फिर इसी बहाने उसका पारस से भी राबिता हो गया और इन दोनों ने शादी करने का फैसला भी कर लिया था। एक दिन काशिफ ने पारस को फोन करके कहीं मिलने के लिए बुलाया तो उसने इनकार कर दिया। हेलो पारस, काशिफ बात कर रहा हूँ। क्या तुमसे मुलाकात हो सकती है?
हाँ भाई से पूछना पड़ेगा। उनके साथ ही आ सकती हूँ ना। लो भाई, फिर क्या फायदा होगा? अरे भाई, मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन भाई से पूछे बिना तो आ नहीं सकती ना। उनके साथ ही आ सकती हूँ। हाँ, वो कह भी रहे थे कि कल तुम्हारी फैमिली के साथ मिलना भी है। हाँ हाँ, तो ठीक है, आ जाओ। लेकिन मैं अकेला रहता हूँ। क्यों? तुम्हारे माँ बाप, बहन भाई? भाई, मेरे माँ बाप बहन भाई सब गांव में रहते हैं। मैंने यहाँ शहर में नया घर बनाया है और मेरे माँ बाप यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, तुम्हारा मकान कितना बड़ा है? अच्छा खासा बड़ा मकान है। मैं देख सकती हूँ? हाँ हाँ भाई, इसीलिए तो बुला रहा था कि आके तुम मकान देख लो। चलो तुम भाई के साथ आ जाओ। कब आओगी? अच्छा, मैं तुम्हें फोन करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। दो चार दिन के बाद शब्बीर ने देखा कि कॉल बेल बजी तो काशिफ ने दरवाजा खोल दिया। पारस और उसका भाई दरवाजे पर मौजूद थे। अरे अस्सलाम वालेकुम। आइए 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 आप। शब्बीर ने देखा कि वो तीनों मेज पर नाश्ता कर रहे थे। आपस में गपशप चल रही थी और पारस मुस्तकिल काशिफ को कनखियों से देखकर मुस्कुरा रही थी। और अफजल भाई, सब तबीयत वगैरह ठीक? बाकी लोग नहीं हैं आपके, मेरा मतलब वालदा वालिद? हाँ काशिफ भाई, अब्बू की तो तबीयत खराब है। वैसे भी हम किसी को बताकर थोड़े ही हैं। वैसे माशाल्लाह आपका घर काफी शानदार है, काफी पैसे लग गए होंगे। हाँ अल्लाह का शुक्र है, बस बन गया। अरे चाय लीजिए ना। इतना तकल्लुफ क्यों किया आपने? अरे इसमें तकल्लुफ की क्या बात है, आप भी लीजिए। अच्छा हम चलते हैं, और आपको इस घर की बहुत बहुत मुबारक हो। भाई, इनको भी बुलाते हैं ना कभी घर पे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। थोड़ी अब्बू की तबीयत ठीक हो जाए फिर आपको बुलाएंगे, अपने वालिद और वालिदा से मिलवाएंगे जरूर। जी जी अफजल भाई, बिल्कुल, जब हुक्म करेंगे हाजिर हो जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अब चले? हाँ जी जी। इस मुलाकात के बाद पारस बहुत खुश थी, क्योंकि काशिफ अच्छा खासा पैसे वाला था और उससे मोहब्बत भी करता था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि पारस काशिफ के घर में मौजूद थी और काशिफ पारस को किचन के बारे में कुछ समझा रहा था। ये भाई मेरा छोटा सा किचन, अकेला होता हूँ तो इसलिए सफाई का ख्याल नहीं रख पाता। और इसमें है चाय का सामान। चाय बनाना तो आती है ना आपको? आप बाहर जाइए, मैं आपके लिए चाय बना कर लेकर आती हूँ। मैं क्यों बाहर जाऊं भाई? मेरी मर्जी। ये अजीब मर्जी है आपकी। इस दौरान पारस का फोन बजने लगा। क्या हो गया, किसकी कॉल है? एक मिनट चुप है ना, भाई की कॉल है। जी भाई, क्या हुआ? क्या? इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। आप बाहर जाइए, मैं आपके लिए चाय बना कर लेकर आती हूँ। मैं क्यों बाहर जाऊं भाई? मेरी मर्जी। ये अजीब मर्जी है आपकी। क्या हो गया, किसकी कॉल है? एक मिनट चुप है ना, भाई की कॉल है। जी भाई, क्या हुआ? क्या? अब पता?
शब्बीर ने देखा कि पारस जैसे जैसे बात करती जा रही थी उसके चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था, और फिर जब उसने कॉल खत्म की तो वो शदीद दुख में थी। क्या हो गया? कोई बुरी खबर है क्या? अब्बा जान को हार्ट अटैक आया, भाई ने फोन करके बताया। खैर करे, क्या हो गया उनको ऐसा? मुझे तुम जल्दी से टैक्सी करा दो प्लीज। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं मैं अकेले जाऊंगी, तुम्हारा जाना भी ठीक नहीं है, मुझे टैक्सी करा दो। चलो मैं साथ चलता हूँ ना। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा ना अभी तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो चलो जल्दी चलो। शब्बीर ने देखा कि काशिफ ने पारस को टैक्सी करा दी और काशिफ खासा परेशान था। कुछ देर में पारस का मैसेज आया कि वो घर पहुंच गई है। अभी काशिफ इसी परेशानी के आलम में था कि उसने पारस को फोन कर दिया। हाँ हेलो, क्या हुआ? किस चीज की जरूरत है? वो अब्बा जी की हालत बहुत खराब है, हॉस्पिटल वालों ने बाईपास का कहा है और एडवांस में 3 लाख रुपए मांगे। अच्छा तुम परेशान मत हो, किसी को भेज दो, मैं दे देता हूँ। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा ठीक है, मैं भाई को भेजती हूँ, ठीक है? ओके ओके, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। काशिफ कई बरस तक पारस का ख्याल रखता रहा और उसकी माली मदद भी करता रहा, लेकिन जब उसने शादी की जिद की तो मामला कुछ उलझ सा गया। एक दिन काशिफ पारस और उसके भाई के बताए हुए पते पर पहुंचा तो वहां पारस और अफजल नामी कोई शख्स नहीं रहता था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। अफजल यही रहता? नहीं, इस नाम का तो कोई बंदा यहाँ नहीं रहता भाई। लेकिन एड्रेस तो मुझे यहीं का बताया था। देखिए मैं यहाँ 50 साल से रह रहा हूँ और गांव के बच्चे बच्चे को जानता हूँ। यहाँ इस नाम का कोई आदमी नहीं रहता। कोई और इलाका होगा, आप वहाँ जाके देखें। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो यही एड्रेस बताया था। इस नाम का कोई आदमी यहाँ नहीं रहता, आप किसी और इलाके में जाके देखें। फिर उसके भाई से राब्ता करने की कोशिश की, वो भी बेसूद साबित हुई। आपके मिलाए हुए नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। रात के वक्त काशिफ इन्हीं उलझनों में था कि उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। काशिफ ने दरवाजा खोला तो बाहर पुलिस खड़ी थी। जी काशिफा, जी काशिफ, आपको थाने चलना होगा। लेकिन क्यों? आप वैन में तो बैठे, बाकी बातें वहीं जाके होंगी। लेकिन मेरा कसूर क्या है? अनवर, गाड़ी में बिठाओ। अरे भाई मेरा कसूर क्या है, क्यों ले जा रहा हो मुझे? पारस ने थाने में काशिफ के खिलाफ दरखास्त दे दी थी कि उसने 2 आदमियों के साथ मिलकर उससे इज्तिमाई जाति का निशाना बनाया था। पुलिस ने तहकीकात की तो मामला बिल्कुल उलट निकल कर आया। पारस और उसका मुबैना भाई आपस में मियाँ बीवी निकले, जो बहन भाई बनकर साहिब हैसियत लोगों से फ्रॉड करते थे। इस फ्रॉडिया जोड़े ने काशिफ से लाखों रुपए का फ्रॉड किया था और जब उन्हें भांडा फूटने का खदशा हुआ तो उन्होंने काशिफ के खिलाफ इज्तिमाई ज्यादती की दरखास्त दे दी। पारस का असली नाम शमीम अख्तर था। पुलिस ने दोनों फ्रॉडियों को गिरफ्तार करके लूटी हुई रकम बरामद कर ली थी। ये है वो फ्रॉडिया जोड़ा जिनके 4 बच्चे हैं। काशिफ के साथ धोखा हुआ था, उसके दिल और दौलत दोनों से खेला गया था।
पुलिस ने इस वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। तो मज़ीद प्रोब करने पर सूरत यूँ समझ आई कि जो ये शमीम अख्तर उर्फ पारस, जिसने काशिफ को अपना नाम पारस बताया हुआ था, इम्पर्सोनेशन की हुई थी और अपने खामद को अपना भाई ज़ाहिर किया हुआ था अफजल के नाम से, हालांकि उसका नाम उमर दराज वल्द अलियास था। तो इन दोनों मियाँ बीवी ने अपने आप को बहन भाई ज़ाहिर करके काशिफ जो कि पहले शादीशुदा था लेकिन किसी वजह से वो डाइवोर्स कर चुका था, अब शादी करना चाहता था, सरे राह मुलाकात होने पर शमीम अख्तर उर्फ पारस बीबी और काशिफ नवाज राब्ते में हो गए और उसने अपने खामद को अपना भाई ज़ाहिर किया और उससे शादी की बात करनी शुरू कर दी कि तुम्हारे साथ शादी करती हूँ। तो इसी ज़िम्न में उन्होंने उसके साथ फ्रॉड करते हुए 5-6 लाख रुपए फ्रॉड से हथिया लिया। और जब उनको ये पता चला कि काफ़ी रकम ले चुके हैं और अब काशिफ जो है वो ज़्यादा वो शादी के हवाले से वो ईगरनेस जो है वो शो कर रहा है और कल हमारा पता ना चल जाए कि हमने उसके साथ फ्रॉड किया है, तो उल्टा काशिफ के खिलाफ दरख्वास्त लेके वो पहुँच गए पुलिस स्टेशन के काशिफ ने ज़्यादती की है। जो उसको तफसील से अनर्थ किया तो वो पता चला कि काशिफ ने तो किसी किस्म की कोई ज़्यादती का इर्तिकाब ही नहीं किया, बल्कि उल्टा उसके साथ वो हाथ कर गए। तो जिनके खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज किया, मुकदमा दर्ज करने के बाद उनसे लूटी जो फ्रॉड से जो रकम उन्होंने हथिया ली थी वो बरामद की और वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरे करते हुए उनको जेल भिजवाया। शब्बीर का कहना है कि लोगों की एक बड़ी तादाद ऐसी भी होती है जो किसी भी जिस्मानी बीमारी या किसी मजबूरी को जिंदगी के रास्ते में हायल नहीं होने देती। शब्बीर ने पतौकी के रिहायशी एक ऐसे शख्स को देखा है जिसने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। ये पतौकी के रिहायशी अरशद अली है। इन्हें सिर्फ 3 बरस की उम्र में पोलियो हुआ, बाद में जोड़ों का मरज और फिर उनकी जिंदगी मुश्किलात का शिकार होती चली गई। ऐसे हालात में अरशद के माँ बाप ने अपने बेटे की हिम्मत बंधाई, उन्हें पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक कि वो एग्रीकल्चर में MSc करने के काबिल हो गए। मुझे बचपन में ही 2-3 साल की उम्र में पोलियो हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिम्मत जारी रखी। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में एडमिशन होते ही मुझे पोलियो के साथ साथ आर्थराइटिस का अटैक हुआ और वो कन्वर्ट होगी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस में। तकरीबन ये सूरत हाल होगी कि मेरे पास कोई चारा नहीं था कि मैं सिर्फ बेड से चिमट के रह जाऊँ, घर ही बैठ जाऊँ, क्योंकि मेरे लिए उठना बैठना कोई चीज़ पकड़ना एक डिसेबिलिटी थी। इन एडिशन टू दैट ये साथ प्रॉब्लम आ गई। गाड़ी भी चलाने लगे और अच्छी मुलाजमत भी हासिल कर सके। पढ़ाई और नौकरी के साथ साथ अरशद अली को खत्ताती से जो दिलचस्पी थी वो भी साथ साथ चलती रही। उन्होंने इस शोबे में भी नाम कमाया, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के मुकाबलों में हिस्सा लिया, इनामात के हकदार ठहरे और फिर एक अच्छे खत्तात के तौर पर भी पहचाने जाने लगे। आइए जरा अरशद अली से उनकी जिंदगी की कहानी सुनते हैं। वालिद साहब ने एक दिन मुझे प्यार से समझाया कि बेटा अब तो देखे हम जिंदा हैं, माँ बाप है, बहन भाई हैं, आपकी हर तरह से सपोर्ट करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आएगा, सबके अपने अपने मसाइल होंगे, बीवी बच्चे होंगे, फिर वो वक्त वो होगा, ये आपने अपनी जंग खुद लड़नी है, आपने फेस करनी है ये मुश्किलात। तो मैंने उस बात को पल्ले बांधा, मैंने हिम्मत की, अल्लाह पाक ने मदद की, जैसे तैसे भी हुआ, जिस तरह भी हुआ मैंने क्लासेस अटेंड की, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, MSc एग्रीकल्चर में की और मैं आई वाज टॉप इन माय मेरिट लिस्ट और मैं जो है ना एग्रीकल्चर ऑफिसर ग्रेड 17 में भर्ती हुआ। और उसके साथ साथ मैंने कैलीग्राफी का मुझे शौक़ था, तो मैंने जब कभी वीकेंड पे या कभी भी मुझे टाइम मिलता मैं अपने उस्ताद के पास जाता। ये देखिए कि कितना टफ होता था, लेकिन उसके बावजूद मैंने मैनेज करके वहाँ पे पहुँचता था, वहाँ पे क्लासेस अटेंड की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काबिल हुआ कि मैं फन पारे, पेंटिंग्स, कैलीग्राफी, पोर्ट्रेट, स्केचिंग मैंने ये बनाई। और आप ये देख सकते हैं मैंने ये ज़िंदगी में
कोई ऐसा कंपटीशन नहीं था जिसमें मैंने पार्टिसिपेट ना किया हो, जो मेरे सामने नज़र से गुजरा हो। कोई एग्जीबिशन हो, कोई स्पीच कंपटीशन हो, डिबेट हो, कैलीग्राफी का हो, पेंटिंग का हो, मैंने हर कंपटीशन में हिस्सा लिया और मुझे बहुत सी कौमी सतह की, सूबाई सतह की कंपटीशंस में मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की और ये मुझे अवार्ड्स मिले। अरशद के वालिद खेती बाड़ी करते थे। अरशद के 3 भाई और 2 बहनें हैं, जबकि उनकी अपनी भी 3 बेटियां हैं। अरशद अली बाकायदगी से अपनी कार चलाते हैं। इसके लिए उन्होंने कार में सिस्टम नस्ब करवाया है। पुरानी आयात की खत्ताती में भी अरशद अली ने बहुत महारत हासिल कर ली है। ये है उनकी खत्ताती के कुछ नमूने। शब्बीर का कहना है कि इंसान अगर चाहे तो वो अज़्म हिम्मत और हौसले के साथ रास्ते में आने वाली तमाम रुकावटों को दूर कर सकता है और अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकता है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। The little fingers, 10 little fingers, 10 little fingers, 10 little toes, 1 little finger touch your nose. अगर आपने काम कर लिया है, आपने कर लिया है। शब्बीर ने सरगोदा में एक बाहिम्मत लड़की को देखा है जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर की किफालत भी करती है। ये फर्स्ट ईयर की तालिबा रामीन है। आप सोच रहे होंगे कि वो मोटरसाइकिल पर ड्रम रखकर सुबह सवेरे आखिर कहाँ जा रही है। इसे सुबह कॉलेज जाना होता है, लेकिन कॉलेज जाने से पहले रामीन अपने वालिद की मोटरसाइकिल निकालती है, उसे चलाती है और फिर लोगों के घरों पर दस्तक देती दिखाई देती है। रामीन की कहानी एक बाहिम्मत लड़की की कहानी है। वो कॉलेज में फर्स्ट ईयर की तालिबा है और फैशन डिजाइनर बनना चाहती है, लेकिन लोगों के घर सुबह सवेरे दस्तक देकर वो कोई सवाल करती है या फिर मजदूरी। रामीन को हम एक मजदूर तालिबा कह सकते हैं। वो सुबह सवेरे कॉलेज जाने से पहले मजदूरी करती है और फिर कोई काम। हुआ ये कि रामीन के वालिद लोगों के घर में दूध सप्लाई किया करते थे और यही उनका रोजगार था, लेकिन अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और डॉक्टरों ने उन्हें मेहनत मुशक्कत के काम से मना कर दिया। वालिद की बीमारी के बाद रामीन के घर में फाके पड़ने लगे थे। बाप के अलावा कोई कमाने वाला नहीं था, एक छोटी बहन और एक माजूर छोटा भाई। रामीन परेशान थी। घर का काम काज करते वक्त भी वो इसी सोच में गुम दिखाई देती कि उसकी तालीम का क्या होगा, बहन भाइयों का क्या बनेगा, कौन कमाएगा, बाप की दवाएं कहाँ से आएंगी। फिर रामीन ने एक फैसला किया। रामीन के वालिद ने बचपन में ही अपनी बेटी को मोटरसाइकिल चलाना सिखा दिया था और जब घर पर बुरा वक्त पड़ा तो यही हुनर रामीन के काम आया। रामीन मोटरसाइकिल चलाना तो जानती थी। उसने सोचा कि किसी से माशी मदद के लिए इल्तिजा करने से बेहतर है कि क्यों न खुद पर भरोसा किया जाए, और वो काम किया जो शायद आम लोगों की नज़र में मायूब समझा जाए, मगर रिश्ते हलाल कमाने में क्या शर्त। रामीन ने फैसला कर लिया था कि अपने वालिद की जगह अब वो लोगों के घरों में दूध सप्लाई किया करेगी। शब्बीर ने देखा कि रामीन सुबह सवेरे घर से निकली, मुख्तलिफ गलियों से गुजरती हुई भैंसों के बाड़े पर जा पहुंची, वहां से ड्रम में दूध भरवाया और फिर लोगों के घरों का रुख कर लिया। यही उसका मामूल है। रामीन ने खुद निसारी का फैसला करके अपने घर की दाल दलिया का बंदोबस्त कर लिया है और अपनी पढ़ाई भी जारी रखी हुई थी। शब्बीर ने देखा कि रामीन अपने बीमार बाप के सराहने बैठकर उनकी खिदमत भी कर रही है और अक्सर उसके हाथ में किताब भी देखी गई। रामीन को मोटरसाइकिल पर दूध से भरे ड्रम ले जाते देखकर लोग पहले तो हैरान हुए, लेकिन फिर रामीन की हौसले की दाद भी देने लगे। शब्बीर ने रामीन को दूध के ड्रम धोते, उन्हें मोटरसाइकिल पर रखते, बाड़े जाते और लोगों के घरों पर दूध सप्लाई करते देखा। और फिर शब्बीर ये सोचने लगा कि हमारे माशरे में बास काम सिर्फ मर्दों के लिए मखसूस समझे जाते हैं, लेकिन रामीन ने साबित किया कि लड़कियां भी हर किस्म का काम कर सकती हैं और फिर रिश्ते हलाल के लिए काम करना तो ऐन इबादत है। शब्बीर ने रामीन से उसकी मुश्किलात और अज़्म हिम्मत के बारे में बात की
तो वो एक मजबूत आसाब की लड़की दिखाई थी। मैं गवर्नमेंट नेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ। बाबा मेरे हार्ट पेशेंट हैं, जिसकी वजह से वो कोई काम नहीं कर सकते। वो पहले दूध का काम करते थे, हार्ट पेशेंट है अब इसलिए वो काम नहीं कर सकते। मैं बाबा की जगह घर जाके घरों में दूध देती हूँ, बाबा की मदद करती हूँ और घर का भी सारा काम करती हूँ। और पढ़ने का भी बहुत शौक है, मैं बड़े होकर फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ। बाप के होते हुए बेटी की किफालत का बोझ उठाए तो यकीनी तौर पर बाप के दिल पर जो गुजरती होगी वो बाप ही जान सकता है। मैं जो दूध का काम करता हूँ, उसकी काम करते करते जो प्रॉब्लम पहाड़ की बनी है ना, इसकी वजह से मैं अब दूध का काम नहीं कर सकता। मेरी बेटी जो है रामीन बेटा बन के वो ड्यूटी अपना सर अंजाम दे रही है और स्कूल भी उसने जारी रखा हुआ है। गवर्नमेंट बराए मेहरबानी करके इसको थोड़ा सा रिलीफ दे और इसकी पढ़ाई मुकम्मल करवाने में मदद करें। रामीन के छोटे भाई बहन अपनी मेहनतकश बहन से बहुत प्यार करते हैं। ये है रामीन अपने बहन भाइयों के दरमियान। मेरी बहन हमारा सबका ख्याल रखती है। हम लोग 5 बहनें और 1 भाई हैं। ये घर से बाहर जाती है दूध देने के लिए और ये हमारा बहुत ख्याल रखती है। शब्बीर ने रामीन के अज़्म हिम्मत और हौसले को सलाम किया है और कहा है कि रिज़्क़ हलाल की मेहनत मशक्क़त के साथ उसे अपनी पढ़ाई भी हर हाल में जारी रखनी चाहिए। इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात ज़रूर आती हैं, लेकिन बंद गली का कोई वजूद नहीं। ये वक्त भी गुजर जाएगा और फिर जब रामीन अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेगी तो यकीनी तौर पर अपने और अपने घर वालों को एक अच्छा मुस्तक़बिल दे सकेगी। शब्बीर ने हुकूमत से अपील की है कि रामीन को तालीमी अखराजात पूरे करने और उसके वालिद की दवाओं के लिए खुसूसी पैकेज दिया जाए ताकि ये होनहार और गैरतमंद बेटी सर उठाकर जी सके। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि खुदा सबको नागहानी से महफूज रखे। उच्च शरीफ में शब्बीर ने एक इंतहाई दुख भरा वाकया देखा है। ये 70 साला गुलाम हुसैन का घर है। खेतों के दरमियान कच्ची ईंटों से बना हुआ घर। इसी घर में गुलाम हुसैन ने अपने अकलौते बेटे की शादी की थी और फिर गुलाम हुसैन 6 पोते पोतियों वाला हो गया था। आइए आपको गुलाम हुसैन के भरे पूरे घर की एक झलक दिखाते हैं। ये जिस शख्स के दोनों हाथ नहीं है, यही गुलाम हुसैन है। इसके बराबर में उसकी बीवी, पोते पोतियां और दीगर रिश्तेदार हैं। क्या गुलाम हुसैन पैदाइशी तौर पर हाथों से महरूम था या फिर किसी हादसे का शिकार हो गया था? शब्बीर ने मालूमात की तो ये कहानी सामने आ गई। ये जो दोनों हाथ से महरूम गुलाम हुसैन अपने खानदान के साथ अफसरदा सी हालत में दिखाई दे रहा है। कभी इसके चेहरे पर मुस्कुराहट खेलती थी और वो सादा और मुतमईन जिंदगी गुजारता था। रात दिन खेतों में मजदूरी करता। उसने कुछ पैसे जमा कर लिए थे और फिर उसने उन पैसों से अपने अकलौते बेटे की धूमधाम से शादी कर दी थी। देखते देखते गुलाम हुसैन के 6 पोते पोतियां हो गए और गुलाम हुसैन चैन की जिंदगी गुजारने लगा। उस शरीफ के नवाई इलाके मुबारकपुर के रिहायशी गुलाम हुसैन की जिंदगी में उस वक्त भौचाल आ गया जब अचानक उसके इकलौते जवान शादीशुदा बेटे को हेपेटाइटिस की बीमारी लाहक हो गई। गुलाम हुसैन गुर्बत की वजह से बेटे का मुनासिब इलाज नहीं करा सका और फिर एक दिन बेटा अपने 6 बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चला गया। अब गुलाम हुसैन पर अपने पोते पोतियों की किफालत का बोझ भी आन पड़ा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और पहले से ज्यादा मेहनत मजदूरी करने लगा। अपनी आंखों में बेपनाह कर्ब समेटे दिखाई देने वाला ये गुलाम हुसैन पैदाइशी तौर पर अपने हाथों से महरूम नहीं था। हुआ ये कि एक दिन वो चारा काटने वाली मशीन पर काम कर रहा था कि उसका एक हाथ मशीन में आ गया। गुलाम हुसैन ने दूसरे हाथ से अपने हाथ को खींचने की कोशिश की तो उसके दोनों हाथ कट गए। वो दिन है और आज का दिन, रात दिन मेहनत मजदूरी करने वाला, रिज़्क़ हलाल कमाने वाला गुलाम हुसैन खाने कमाने से महरूम हो गया। शब्बीर ने उस दिन देखा कि हुसैन अपने खानदान के साथ मदद की अपील कर रहा था। मेहरबानी करो सही, असा गरीब हैं, बहुत तंग हैं, असा तेन मंग दे गुजारा किते। साड़ा एक बच्चा आओ चलिया गए, दूए साढ़े बाद मशीन दे टोके जा गए, परेशानी ने लगा जाना। निके निके बच्चे ने असा पेन मांग के गुजारा की वजह है। तंग हैं, असा बहुत तंग हैं, मेरे को बच्चों का गुजारा नहीं थी। असा थोड़े को अदा करना चाहने हैं, मेहरबानी थी सके साढ़े उते करो। गरीब लोग हैं, साड़ा तावन थी वञे वरी रे हालात मेहरबानी थी वे। असां दवायां घेन घेन के तंग थे घणे, असां तंग थी गए हैं। मेहरबानी करो,
साढ़े उत्ते तावन करो, अल्लाह मेहरबानी करे, निके निके बच्चे सारा गुजारा नहीं चलता। अब गुलाम हुसैन ज्यादातर खामोश रहता है। वो एक काम करने वाला इंसान था, बुढ़ापे में भी उसने हिम्मत नहीं हारी थी, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। उसकी जिंदगी में बहुत कम अरसे के लिए खुशियां आई थीं, फिर पै दर पै उसे मसाइब का सामना करना पड़ा। बेटे का इलाज न करा सकने का दुख, बेटे की मौत का सदमा और घरेलू अखराजात ने गुलाम हुसैन की कमर तोड़ कर रख दी है। घर में सिर्फ एक ही कमरा है जिसमें इतना बड़ा खानदान रहता है। गुलाम हुसैन की बहू ने शौहर के इंतकाल के बाद दूसरी शादी कर ली थी और बच्चों को दादा के पास छोड़कर चली गई थी। शब्बीर ने खुदा तरस और मुखय्यर हजरात से अपील की है कि गुलाम हुसैन की माली मदद की जाए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानी और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिख कर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।